Hello everyone, my name is Jivesh and I welcome you all to this official YouTube platform of HP Studies. तो जैसा कि आपको पता है आपका HP TGT कमीशन का जो एग्ज़ाम है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है हिमाचल में वो नहीं हुआ है। चाहे आर्ट्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, बहुत सारे ऐसे एस्पेरेंट्स जिन्होंने इन 5-6 सालों में, अगर लास्ट एग्ज़ाम की बात करें तो 19-20 में आपको लास्ट एग्ज़ाम देखने को मिला था, 2020 में हुआ था, 19 में, 20 में, इसके बाद जो है एग्ज़ाम नहीं आपका बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करवाया गया है। नई वैकेंसीज, देर आर लॉट ऑफ वैकेंसीज, अगर हम बात करें आर्ट्स की भी, मेडिकल की, नॉन मेडिकल की या बाकी भी टीचिंग एग्जाम्स जितने हैं, तो देर आर न्यूमरस वैकेंसीज जो कि हिमाचल में अभी हैं। लेकिन इसके लिए जो एग्जाम है इट इज़ वेरी लाइकली टू बी कंडक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ईयर 2025 में। देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका जो टीजीटी का एग्जाम है वो होना है। तो अगर हम बात करें, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो HP TGT कमीशन है। तो HP TGT कमीशन में नॉन मेडिकल का जो आपका पेपर था, पिछला पेपर, हम पेपर तो डिस्कस हाउएवर नहीं करेंगे, लेकिन बेस्ड अपॉन द प्रीवियस पेपर हम एक बार बात करेंगे कि क्या सिलेबस जो है आपका रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज रहना चाहिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अभी जो है पिछली बार जब एग्जाम करवाया गया था, जो TGT कमीशन का आपका पेपर था नॉन मेडिकल, आर्ट्स और मेडिकल तीनों स्ट्रीम्स के लिए, तो वो आपका करवाया था हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता था हमीरपुर में, जो कि अब बंद हो चुका है। तो उसको रिप्लेस कर दिया है गवर्नमेंट ने विद अ न्यू बॉडी, दैट इज HPRCA। तो HPRCA जो है आने वाले समय में TGT का एग्जाम जो है आपका वो लेगा, कमीशन का एग्जाम। तो इसलिए HPRCA ने अभी भी पूरी तरह से फंक्शनल नहीं है। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की कोई नोटिफिकेशन या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ ऐसी आपको उनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे देखेंगे तो आपको एज सच नहीं मिलेगी। तो जैसे ही एग्जाम नोटिफाई होता है डेफिनेटली देयर वुड बी अ सिलेबस TGT एग्जाम के लिए, जैसे HPSSC या HPSSB उसको कहा जाता था पहले। तो वहां भी आप अगर देखें तो आपको एक छोटा सा सिलेबस दे दिया जाता था जहां से आपको जो है चीज़ें पूछी जाती थी, बट वो भी एक इन डिटेल सिलेबस नहीं होता था कि आपको कहाँ से क्वेश्चन कितने आए हैं, तो आप किस तरह से एग्जाम के लिए अप्रोच करें। बिकॉज कुछ लोग तो जिन्होंने पिछली बार भी कमीशन दिया था या 1-2 बार से जो दे रहे हैं, कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, ठीक है, या इतने लंबे टाइम में 4-5 साल अब हो चुके हैं, 5 साल के आसपास हो चुके हैं, 4 साल भी नहीं 5 साल हो चुके हैं। तो इतने लंबे समय में बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे होंगे जो नए भी आ गए होंगे, बहुत सारे लोग जिनकी एलिजिबिलिटी अब बन गई होगी। तो इसलिए कंपटीशन इज वेरी हाई रहने वाला है इस पर्टिकुलर पेपर की। अगर हम बात करें अभी 2025 में जो होगा, और जब भी ये आएगा नोटिफाई होगा, मेरी अगर आप माने तो मुझे लगता है कि विद इन नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट करवा लिया जाएगा। बहुत जल्दी आपको हो सकता है इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से या दूसरे आपने जैसे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। RTI का रिप्लाईज आपने देखे होंगे, कितने वैकेंसीज खाली हैं, कहाँ हैं, अप्रूव्ड कितनी हैं और किस तरह से भरी जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें सर्कुलेशन में हैं और बहुत जल्दी आपको पेपर इसका देखने को मिलेगा। तो जो नए लोग हैं उनके लिए तो ये पहली बार जो कमीशन का एग्जाम देंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे लोग जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने पहले भी कमीशन का पेपर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव हैड अ गुड आइडिया अबाउट कि किस तरह से पेपर जो है वो आता है। बट इस बार उनके लिए भी जो चेंज एक ये रहेगा वो ये है कि सेम बॉडी कंडक्ट नहीं करवा रही है। देखिए हर एक कमीशन का या हर एक जो आपका जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है किसी भी एग्जाम का, जैसे हिमाचल में हम बात करें तो HPSSC होता था या अभी HPPSC करवाता है, बहुत सारे क्लास 3 के एग्जाम्स भी HPPSC ने करवाए। सेम एग्जाम को हमीरपुर बोर्ड करवाता था। तो आप देखेंगे जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड एंड द सेक्शंस व्हिच आर बीइंग इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, उसमें बहुत सारा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हर एक जो बॉडी है वो अलग तरीके से अपना पैटर्न जो है रखती है। तो HPRCA का अभी बिकॉज वो कुछ करवा नहीं रहे हैं, एग्जाम नहीं करवा रहे हैं, तो हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, ना ही मैं आपको ऐसे बोलूंगा कि यही आएगा या ये आएगा ही नहीं। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। ठीक है ना, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली यही सिलेबस है, इसी को पढ़ो तो ही आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रीवियस एग्जाम, कि पिछली बार किस तरह से एग्जाम हुआ था। अब पिछली बार भी 5-6 साल पुरानी बात हो गई है ना, तो पिछले 2-3 बार में भी नहीं हम जाएंगे, बिकॉज पिछली बार कोई 5-6 साल हो गए, 5-6 साल में बड़ी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो सिर्फ एक पिछली बार का पेपर देख के जो है हमें आइडिया जो हुआ है, जो एनालिसिस हमने करा है, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करूंगा कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, जहां जहां से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन। तो अगर हम बात करें, ये देखिए 2019 का जो नॉन मेडिकल का TGT कमीशन था
अब इसमें एक बार आप अगर ध्यान देंगे यहाँ पे, तो दिस इज योर ब्रेकअप ऑफ सेक्शंस, ठीक है, कि किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आपको आए थे। तो पहले अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो देयर आर टोटल 14 नंबर ऑफ सेक्शंस। 14 अलग अलग सब्जेक्ट्स आप कह लें इनको, या अलग अलग सेक्शंस कह लें, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे टीजीटी नॉन मेडिकल वाले जो लोग हैं अब, तो उनको एक चीज तो इट इज वेरी क्लियर कि आपका जो पेपर है अब, नाउ इट इज ऑल्सो वन थिंग टू डिस्कस हियर, कि पिछली बार जैसे कमीशन का पेपर होता था, तो अभी बहुत सारे पेपर में पेपर 1 पेपर 2 हो चुका है ना। जैसे सब्जेक्टिव पेपर अलग करवाया जाता है, जो आपका जो कॉमन पेपर है वो अलग करवाया जाता है, तो वो भी एचपीआरसी इसके लिए नोटिफाई करेगा किस तरह से रहेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ सिंगल पेपर दैट इज टू बी कंडक्टेड, एक ही पेपर जो करवाया जाएगा। तो उसमें अगर हम बात करें तो आपके जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, नॉन मेडिकल मींस कि जो आपका पीसीएम होता है नॉन मेडिकल में, जो आपने 12th में पढ़ा है, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो वो एक सबसे बड़ा सेक्शन रहता है, अगर इसको मैं एक सिंगल सेक्शन मानूं, ठीक है। तो यही आपका देखिए, अगर पिछली बार हम बात करें, मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर था ये करवाया गया था 2019 में, 19 में आया था, 20 में करवाया गया था। तो एचपीएसएससी 170 क्वेश्चंस का पेपर उस टाइम पे करवाती थी, 85 मार्क्स का पेपर होता था, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स होते थे एंड ऑल दैट, ऑलराइट। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो देखिए इसमें क्या चीज थी, 170 में से ये देखिए 110 के आसपास जो क्वेश्चंस थे, 40 40 और 30, 110 जो क्वेश्चंस थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से थे, आपके अपने सब्जेक्ट से। पीसीएम जो कि नॉन मेडिकल में आप लोग पढ़ते हैं, आपने बीएससी नॉन मेडिकल करा होता है, ठीक है, आपने 11th 12th में साइंस पढ़ा होता है, तो उसमें मैथमेटिक्स पढ़ा होता है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटल मिला के 110 क्वेश्चन, आधे से ज्यादा वेटेज तो आपकी मोर देन 50% 60% के आसपास वो आपकी किसके पास है, आपके अपने सब्जेक्ट्स जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हैं वहीं से आता है। उसके अलावा ये जो दूसरा सेक्शन यहाँ पे बचता है, इसको मैं इंक्लूड कर देता हूं आपका जीएस प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी एंड रीजनिंग, ठीक है। अब अगर मैं इसमें ऑनेस्टली बात करूं तो देखिए इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग जो है आपका, ये तो नॉमिनल सेक्शंस हैं, 4 3 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, जो यहाँ पे जीएस वाला सेक्शन है, जो जनरल स्टडीज का सेक्शन है, जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिमाचल जीके मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये सारी चीजें जो है पूछी जाती हैं, और करंट अफेयर को भी अगर हम इसी में इंक्लूड कर लें, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम को डिसाइड करने में कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सेक्शन आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है, वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेडागोजी। तो सीडीपीए आपने टैट के लिए भी प्रिपेयर किया होता है, इस पर मैं ज्यादा बात करूंगा ही नहीं। एंड एज फार एज आई हैव सीन द क्वेश्चंस, तो वो ऐसे नहीं थे कि बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे। अगर आपने टैट क्लियर करा है, टैट में भी अच्छे लेवल पे आपको पूछ ली जाती हैं चीजें, तो इफ यू हैव क्लियर टैट तभी आप एलिजिबल हैं कमीशन देने के लिए। तो ये तो कोई बड़ी हर्डल नहीं है एज सच, जो मुझे लगता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका 4 क्वेश्चन इंग्लिश के, 4 क्वेश्चन हिंदी के, और एवरीडे साइंस में यहाँ पे एक बायोलॉजी का डिसीज का क्वेश्चन पिछली बार एक पूछा गया था, तो उसको मैंने एवरीडे साइंस में डाल दिया हुआ है, ठीक है ना। डिसीज पूछी हुई थी, मेरे पास क्वेश्चन पेपर है आपका यहाँ पे। अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो देखिए, पोलियो इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पोलियो किससे जो है होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। ये एक सिर्फ क्वेश्चन था एवरीडे साइंस का, जो कि यहाँ पे पूछा गया था। बाकी साइंस एज सच आपको यहीं पे कवर हो जाती है। तो इस सेक्शन को अगर हम ढंग से देखें तो 40 जो आपके क्वेश्चंस हैं वो सीधे सीधे कहाँ से हैं, फिजिक्स वाले सेक्शन से। 40 क्वेश्चन ही मैथ्स वाले सेक्शन से। 29 यहाँ पे इफेक्टिवली क्वेश्चंस थे, बट वी कंसिडर इट 30 की 30 क्वेश्चंस, 40 40 और 30 आपके फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ी सी वेटेज कम है, दैट इज 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके, 29 जो पिछली बार थे यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें जीएस में, देखिए मैंने ये सारे सेक्शंस बताए, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था वो था आपका हिमाचल जीके, जो कि आसान भी था और 15 क्वेश्चन वहां से आए थे, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के बड़े कम क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 6 क्वेश्चन थे, इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पूछा गया था, और बड़ा ही सिंपल सा सेक्शन था, बड़े ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मैंने इसको कलेक्टिवली यहाँ पे मेंशन किया है 6 क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री में 6 में से 4 क्वेश्चन आपके थे एंशिएंट हिस्ट्री के, जो आपका प्राचीन इतिहास होता है, एंशिएंट हिस्ट्री के 4 थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन था मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री का, एक क्वेश्चन मेडाइवल हिस्ट्री का था, एक क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का था। सीडीपी के आपके 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन नॉन मेडिकल के पेपर में इसकी देखो, अब एक चीज है बेटा,
नॉन मेडिकल में और आपका जो आर्ट्स का पेपर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्ट्स में जो जीएस की वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बिकॉज एक तो जनरल स्टडीज या जो आपका आर्ट्स में जो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, सोशल साइंसेज जो होती हैं, वो सारी यही होती है जो जीएस वाले सेक्शन में पूछा जाता है, तो इसलिए इनकी वेटेज काफी ज्यादा है। वहां पे करंट अफेयर की वेटेज भी ज्यादा थी। नॉन मेडिकल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो अपने सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इसकी वेटेज ज्यादा है। इसके अलावा एडिशनली आपको ये सब्जेक्ट्स भी करने हैं जिनकी वेटेज काफी कम थी पिछली बार, ठीक है, और ये इतनी ही रहती है, इससे ज्यादा नहीं पूछी जाती है। तो ये एक थोड़ा सा ब्रेकअप था आपको समझाने के लिए कि एटलीस्ट आपको ये 14 सेक्शंस हैं जहां से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस बार भी आप मान के चलिए कि यहीं से आपको मोस्ट प्रोबेबली जो है, जो आपका सिलेबस अगर हम बात करें, सिलेबस जिसको कहते हैं, तो सिलेबस तो यही रहने वाला है। वेटेज में वेरी, वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट सिलेबस आपका यही रहने वाला है, यही सारी चीजें। हो सकता है इसमें से कोई सेक्शन काट दिया जाए, ठीक है, कोई सेक्शन ना आए, किसी जगह से क्वेश्चन ना आए, लेकिन ऑल इन ऑल आपका इसमें बड़ा कोई कांट चांट भी नहीं होने वाली, यही लगभग आपका सिलेबस रहने वाला है जो आपका पिछले पेपर के लिए था। तो एक बार इनको अगर हम डिटेल में देख लें तो जैसे सबसे पहले चलिए हिस्ट्री की हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके कोर सब्जेक्ट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आपकी फिजिक्स को जब हम बात करते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन, तो देखिए नॉन मेडिकल का जो आपका एग्जाम है तो इतना आसान तो आपको पता है पेपर नहीं आता है। 55-56 आई थिंक फाइनल कट ऑफ थी पिछली बार, 55-56 के आसपास की कट ऑफ थी। तो उसमें अगर हम देखें यहाँ पे फिजिक्स के जो 40 क्वेश्चन थे, तो फिजिक्स में आपको कैसे जो है क्या क्या चीजें थी जो पूछी गई थी, एक एक चीज पे नहीं जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, अगर नहीं है तो आपको मैं पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर फिजिक्स में हम देखें तो फिजिक्स के आपके जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व कि दो चीजें हैं आपके, दो चीजों पे बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आपका था जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए बहुत सारे, जैसे अगर मुझे यहाँ कोई दिखता है अभी तो मैं बताता हूँ आपको, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे बहुत सारे आपको जो फिजिक्स से पूछे गए थे। तो उसके लिए आपकी जो एनसीईआरटी पे कमांड है वो अच्छी होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी भी कैसी, 6 to 12th जो आपकी साइंस की एनसीईआरटी है उसमें फिजिक्स वाला जो पोर्शन है वो पता होना बड़ा जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पे क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है, कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पे कोई चीज पूछी गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कंडक्टर कितनी होती है, ठीक है। या उसके अलावा आपको यहाँ पे और अगर हम देखें तो जैसे कलर ऑफ द स्टार इंडिकेट्स, जो स्टार का कलर है वो क्या इंडिकेट करता है। तो दीज आर सच कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जिनके जो आपको सारे कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आप लोगों के लिए फॉर दिस एग्जाम, जो कि आपको हेल्प करेगा यहाँ पे चीजों को क्लियर करने में या चीजों के सही आंसर निकालने में। दूसरा अगर हम इसमें बात करें तो दैट इज कि जो आपका यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। अब नाउ देयर आर वेरियस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस सेक्शंस ऑफ, अब मैं बात करूंगा कि क्या क्या चीजें आई थी वो मैं बताऊंगा आपको। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी तो उनमें अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स में देयर आर वेरियस न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, जो कि आपको अगर आप 11th और 12th की बात करें, ठीक है, 11th और 12th में एक मॉडर्न की जो बुक आती है तो उस बुक में आपको मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स आती है 11th के लिए 12th के लिए, ठीक है, अलग अलग 2 वॉल्यूम में आती है, अब तो शायद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो उसमें हर चैप्टर के एंड में आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती थी सॉल्व करने के लिए, विच वर बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट्स, जो कि आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं 11th 12th की, उससे छोटी एनसीईआरटी भी जो है वहां से। लेकिन वो प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकते थे कि आपको क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। तो ये दो चीजें थी, एक था आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, दूसरा था आपका जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, या किसी में कोई फैक्ट था, कोई डाटा ही पूछ लिया था 1-2 क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस तरह जैसे कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए एन एलिवेटर runs by the cable at constant speed, the total work done by the elevator। तो ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन ही करनी है इसमें। और जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे जिनके लिए आपको जो फिगर्स हैं वो पता होनी चाहिए, जो आपको कोफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, जो आपकी और दूसरी चीजें हैं जो आपका इसमें आपको हेल्प करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वेरियस जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अब बात आती है कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन में आपको सेपरेट वीडियो में किसी दिन कर दूंगा,
अभी अगर हम ऐसे देखें तो देखो बहुत सारी जगह आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, अब आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, बट अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग सोर्सेज से सिलेबस देखने को मिल जाएगा टीजीटी कमीशन का। नॉन मेडिकल की, सिर्फ नॉन मेडिकल की मैं बात करूंगा कि नॉन मेडिकल सिलेबस है, इसमें ये पूछा गया है, ये इसका सिलेबस है, ये आपने पढ़ना है। तो देखो ऐसा नहीं है। पहली बात क्यों नहीं है, एक तो इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं था। डिफाइंड सिलेबस मतलब कि जो इन डेप्थ सिलेबस होता है कि इस फिजिक्स है, फिजिक्स में इस टॉपिक से ये टॉपिक करने हैं। हाँ आप अज्यूम कर सकते हैं ये चीजें यहां से पूछी जाएंगी, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो आपका 11th एंड 12th है, 11th एंड 12th की जो आपकी बुक्स हैं फिजिक्स की, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, और कर लेते हैं ऐसे भी नहीं कि उसमें से कोई चैप्टर छोड़ देना। तभी मैं कह रहा हूं कि जैसे बहुत सारे सोर्सेस से आपको मिल जाएगा कि ये चैप्टर कर लो, जैसे कोई 10 चैप्टर बना लिए, 12 चैप्टर बना लिए, नहीं वैसे नहीं है। आपको एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन उसके अलावा भी इधर उधर से आ सकते हैं। 11th 12th आप लोगों ने करी हुई है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। 2 बुक्स हैं फिजिक्स की, ठीक है, 4 हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके करें अगर हम, 2+1 की, 2+2 की। छोटी बुक्स तो इनको पढ़ने में तो ऐसे जितना टाइम नहीं लगेगा कॉन्सेप्ट समझने में, ऑब्वियस सी बात है, यू आर साइंस ग्रेजुएट्स एंड ऑल, है ना। तो ये सारी जो है आपके लिए इतनी बड़ी हर्डल नहीं है। लेकिन ये जो है आपका 11th और 12th, इनको आपने जितना इस पे पुश कर सकते हैं उतना आपको करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनकी वेटेज जो मुझे दिखी दैट वाज 20%, 20% के आसपास वेटेज थी सिर्फ इन क्वेश्चंस की। 40 क्वेश्चंस में से 20% अब आप निकाल लीजिए, ठीक है। उसके अलावा जो 30-32 क्वेश्चन थे वो आपके मोस्टली आए थे यहाँ से, इस वाले एरिया से। 11th एंड 12th की जो आपकी फिजिक्स की बुक है उसमें आपको अलग अलग चैप्टर हैं, थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स है आपके, और वेरियस जो ये हैं वेरियस जो चैप्टर्स हैं वहां से क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चन आया हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार जिस सेक्शन से क्वेश्चन आया बस वही सेक्शन पढ़ने हैं, दैट इज नॉट द थिंग। और आपको बहुत सारे सोर्सेज पे इसी तरह से मिलेगा कि ये सिलेबस है इसका, तो नहीं, तभी मैंने इस पे कुछ लिखा नहीं था, खाली स्लाइड लेके आया हूँ, बिकॉज कुछ डिफाइंड जब है ही नहीं तो आप कोशिश करेंगे कि 11th एंड 12th की बुक्स जो हैं आप फिर से पढ़ेंगे पूरी, विदाउट लीविंग एनी सिंगल चैप्टर। कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है। कितना करी है वो, कोई बड़ा इतना बड़ा टास्क तो है नहीं। देखो आप लोगों के पास इतना लंबा टाइम था, अभी भी पेपर नहीं आया तो अभी भी इतना लंबा टाइम है। पेपर कब होना है इट इज स्टिल नॉट डिसाइडेड, इस साल होना है, इस साल के एंड तक होएगा। तो तब तक आप लोग क्या फिजिक्स की +1 और +2 की बुक्स नहीं पढ़ सकते तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे लोग जो 2-3 साल से कर भी रहे हैं प्रैक्टिस, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि +1 +2 की आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी अब ऐसी क्लियर हो जाती है जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा एडवांस एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं साइंस की, फिजिक्स की क्या होती है, कहाँ होती है, ठीक है ना। आपने लैब में काम किया होता है कॉलेजेस में, तो आपको पता होता है कि एक्चुअली में क्या चीजें हैं। तो ये जो है ये बेसिक्स हैं जो कि आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। सो नो वन विल लीव एनी चैप्टर बिहाइंड। 11th और 12th का कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारा कुछ जो उसमें मेंशन है, जितने चैप्टर मेंशन है सारे करेंगे। कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है इसका कि ये सिलेबस है। अभी हम वेट करेंगे कि एचपीआरसी सिलेबस देता है या नहीं। मुझे नहीं लगता डिटेल्ड सिलेबस होगा इसका इन डिटेल कि यहाँ से आपको ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, यहाँ से ये पढ़ना है, तो दैट विल नॉट गोना हैपन। आपको आएगा फिजिक्स ऑफ व्हाट लेवल, ये लिख देंगे वहां पे, केमिस्ट्री ऑफ दिस लेवल, मैथमेटिक्स ऑफ दिस एंड द जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग दिस एंड जनरल स्टडीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस तरह से आपको छोटा सा 10 लाइन का सिलेबस जो है दे दिया जाता है। तो आपकी कोशिश रहेगी 11th 12th की बुक्स को फिर से पढ़ो एक बार, ठीक है। सिमिलर इज द केस विद केमिस्ट्री एज वेल एज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में भी जैसे मैं देख रहा था यहाँ पे क्वेश्चन, तो मैथमेटिक्स मुझे लगा कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग सेक्शन है, बिकॉज अब जैसे उसमें अगर हम देखें फिजिक्स में तो देयर वर सम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन देखेंगे, बता देंगे, आंसर कर देंगे, बिकॉज टाइम भी एक कंस्ट्रेंट है। तो 2 घंटे का पेपर पहले होता था, अभी कितने का होना है, 2 घंटे का तो होना ही है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। तो मैथमेटिक्स में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी चीजें सारी। तो जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछे गए हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल कैलकुलस, 2D ज्योमेट्री है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज पे क्वेश्चन है, एपीजीपी वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स से मीन मोड मीडियन वाले क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ट्राइंगल की प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो मतलब पूरे 40 के 40 क्वेश्चन जो हैं आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री भी हल्की फुल्की पूछी गई है, एंड हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको आती हैं मैथमेटिक्स में, 40 क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा आई फील कि ये जो है
टाइम कंज्यूमिंग चीज है, ठीक है। इसके लिए भी अगेन प्रैक्टिस इज दी ओनली की, वही सारी प्रॉब्लम्स है। देखो प्रॉब्लम्स आपकी 12th के बाद की आई डोंट थिंक हार्डली एनी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि जो आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलता है। बेसिक्स जो आपके हैं वो अगर आपके स्ट्रांग हैं, वहीं से सारे जो क्वेश्चंस थे वो डिराइव्ड थे, ठीक है। तो सारी प्रॉब्लम्स आपको वहीं से करनी है। एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी के रिलेटेड बुक्स मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा बुक लिस्ट बता दूंगा कहाँ पे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगी, फिजिक्स की, मैथ्स के कहाँ पे मिलेंगे, या आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ये सारे कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और इसमें भी अगर हम बात करें तो 11th 12th की जो आपकी मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनका बड़ा रोल है। छोटी क्लासेस के तो है ही हैं, एपीजीपी आपको 10th में भी है, उससे पहले भी छोटी क्लासेस में आप बहुत सारे, जैसे ये आपका सेट्स वाला एक जो सीरीज है, ये तो हाउएवर बाद में ही आता है। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है, आपको स्टैटिस्टिक्स आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 9th या किसी क्लास में स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन है आपको, कि जहाँ बताया जाता है मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या है, सिंपल जो है चीजें। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है उसको सर्कल्स पे क्वेश्चन है। देखिए ज्योमेट्री आपको छोटी क्लासेस में देखने को मिलती है, तो उनके बेसिक्स को तैयार करके जो 11th एंड 12th की फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान दें, तो आप लोगों का ये सेक्शन भी आराम से क्या हो सकता है, कवर हो सकता है। तो अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। 11th एंड 12th में जो भी चीजें गिवन है वो सारी आपको करनी है, और वो कोई इतना बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि 11th 12th की बुक्स लो और उनको पढ़ लो, ऐसा नहीं है। वो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत लिमिटेड चीज है। पूरे साल 11th एक साल पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने में कितना लगता था, 4-5 महीने लगते थे, वो भी एक एक क्लास रोज 1 घंटे की लगती थी। तो आप 2-2 3-3 घंटे रोज भी पढ़ेंगे तो कितने जल्दी खत्म हो जाएगा, 2-3 महीने का काम भी नहीं है ये। और वो भी उस टाइम पे क्या था कि आप लोग नए होते थे, आपको नई चीज सीखने को मिल रही होती थी। अब तो चीजें पता है आपको, सो नाउ इट इज जस्ट कि आप प्रैक्टिस कितना कर सकते हैं उनको, तो उस पर डिपेंडेंट है सब कुछ। तो मैथमेटिक्स में आपको ये चीज है। केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो केमिस्ट्री में अगेन वही 3 चीजें, जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगा वेटेज जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज मुझे इतनी ज्यादा नहीं दिखी इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, ऐसा नहीं है, बट जो आपका इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा इसमें, हाँ बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस था। और उसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देर वर क्वेश्चन ऐसा नहीं थे, ठीक है। एंड इसमें भी वही है कि केमिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चंस हैं एक तो, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में आपके सिर्फ इन 2 सेक्शन से आए हैं, एक आपका फिजिकल केमिस्ट्री से, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। 5 से 7 क्वेश्चन आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं, विच यूजुअली जो एस्पिरेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे फाउंड दैट डिफिकल्ट टू डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बहुत मुश्किल नहीं होता है। केमिस्ट्री इन जनरल वैसे भी जो है, जो नॉन मेडिकल के लोग हैं तो वो मुझे लगता है आसानी से कर पाते हैं, है ना। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये था। और इसके अलावा केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चंस हैं जो मैंने पहले बता दिया, ठीक है। जो वेटेज थी लास्ट टाइम दैट वाज ऑफ 30 क्वेश्चंस। अगेन सेम सोर्सेज जो मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए आपने फॉलो करने हैं। 11th 12th की बुक्स पढ़िए, मॉडर्न की पढ़ सकते हैं, दिनेश की पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी से आपको जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आपको न्यूमेरिकल भी कोई पूछा हुआ है तो अगर आपको न्यूमेरिकल समझ ही तभी आएगा, वो अगर मान लो कोई टफ क्वेश्चन बनता है तो वो समझ ही तभी आता है जब आपको वो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि ये चीज है इसमें और ये चीज कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेट कैसे करनी है उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, उसके लिए आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, आपको जो है कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए किस तरह से होती हैं, कैसे करी जाती हैं। तो वो सारा जो है आपको 11th 12th की बुक्स में एनसीईआरटी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपने बड़ा एडवांस नहीं जाना है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे जिनसे मैं बात भी करता हूँ, तो ये जेडब्ल्यू के जो पेपर्स हैं और ये सारे इनको भी सॉल्व करने लगे होते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, जेडब्ल्यू का पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लो सिर्फ, ठीक है। ऐसा नहीं है इतना आसान है, आराम से हो जाएगा, दिक्कत होगी, सॉल्व नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज कि उनको याद नहीं करना किसी क्वेश्चन को कि इस तरह से भी अच्छा इस क्वेश्चन में ये है, याद करने बैठ के नहीं। एनसीईआरटी पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी समझो उसकी, और फिर बाद में जाके उसके बेस्ड, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको जितना कोशिश कर सकते हो उनको करने की ट्राई करो, ठीक है। तो 11th एंड 12th की जो प्रॉब्लम्स हैं दे आर अगेन देयर फॉर केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आपको 30 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे गए थे। फिर आ जाते हैं एक बार हमारे जीएस के सिलेबस पे। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया हिस्ट्री जो है एक सेक्शन था जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री 4 क्वेश्चन, एक मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन,
ठीक है, इनमें जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, हमीरपुर बोर्ड जैसे सारे एग्जाम्स में जिस तरह से पूछता है। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे, जैसे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंशिएंट हिस्ट्री से इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बाद वैदिक पीरियड है, फिर बुद्धिज्म जैनिज्म है, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट एम्पायर है, मॉडर्न एम्पायर्स हैं, आपका मॉडर्न एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर है, इनके इंपॉर्टेंट राजाज, किस राजा के टाइम पे क्या इवेंट हुआ, फैक्चुअल डाटा, ओनली फैक्चुअल डाटा, नो नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, कोई चीज क्यों हो रही है, कहाँ पे कैसे, नहीं, कब हुई, किसने करा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें आए थे, एंड इस बार भी ऐसे आएंगे, देयर विल बी नो सच डिफरेंस। वैसे ही आपको मेडावल इंडिया से, मेडावल इंडिया में जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किसने क्या बनाया, कौन सा मॉन्यूमेंट किसने बनाया, कौन सी टॉम किसने बनाई, ठीक है। इन्वेजन्स पे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था वो आई थिंक इन्वेजन पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है ये है, तो आप मान के चलें कि 5 एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो ये था आपका एंशिएंट, मेडावल और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसको भी आप आराम से आई सपोज कर ही लोगे, ठीक है। जीएस का इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बस वो है कि आपको मिनिमम एरर के साथ ये कवर करना होता है कि आपकी एरर कम से कम हो। अगर आपके मान लो किसी सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका मैथमेटिक्स है, इसमें से कोई सेक्शन अगर थोड़ा सा ढीला पड़ गया उस दिन, तो आपको कोशिश करनी होती है कि यहाँ से आप कवर कर लो अपने मार्क्स, बिकॉज ये आसान पूछा जाता है, तो इस पे भी काफी मेहनत करने की जो है वो जरूरत है। फिर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बिल्कुल सीधे स्टैटिक क्वेश्चन पूछे गए थे, लेक कौन सी कहाँ पे है, ठीक है, देयर आर क्वेश्चन ऑन लेक्स, देयर वर क्वेश्चन ऑन रिवर्स। इंडिया की जब मैं बात करता हूँ, इंडिया एंड वर्ल्ड ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया की भी वर्ल्ड की भी इंपॉर्टेंट लेक्स, ठीक है। फिर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी एक या दो क्वेश्चन मैंने देखे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देन आपको यहाँ से पता होना चाहिए जो फिजिकल ज्योग्राफी में जो कुछ बेसिक्स हैं, ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स जैसे मॉनसून के बारे में आपको आइडिया हो, क्लाइमेट क्या है ना, वेदर क्या है, रेनफॉल कैसा है, वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इंडिया में, ठीक है, या इंडिया में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने मैप बेस्ड बोला, ठीक है ना, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए थे बहुत सारे, जैसे आपको चैनल्स पूछ लिए 10 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री कहाँ है ये बताओ, स्ट्रेट्स पूछ लिए आपको, या जो नेबरिंग कंट्रीज है उस पर भी क्वेश्चन था, नेबरिंग कंट्रीज पे क्वेश्चन था एक, आई थिंक कोस्ट लाइन का क्वेश्चन था, सॉरी दिस बॉर्डर लाइन का क्वेश्चन था, बाउंड्री से एसोसिएटेड कुछ, कि किसके साथ कितनी बाउंड्री है। तो ज्योग्राफी भी एक स्टैटिक टॉपिक है आपको, और यहाँ से भी आपको आसान ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। इन सबको कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में। फिर आपको पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के 3 ही क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आने, इससे ज्यादा आने भी नहीं है। बेसिक क्वेश्चन थे, अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए पॉलिटी यहाँ पे लास्ट में दिया गया था सेक्शन, तो यहाँ पे शेड्यूल पे क्वेश्चन था, ठीक है, कौन सा शेड्यूल कहाँ पे है उस पे क्वेश्चन था, रिट पे क्वेश्चन था। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन थे, इनफैक्ट 4 क्वेश्चन थे, 3 नहीं थे। चौथा आपका था राज्यसभा से, ठीक है, सिंपल पूछा था, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, राज्यसभा बोल लो इसको, या वाइस प्रेसिडेंट, जब हम पढ़ते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन था, वाइस प्रेसिडेंट इसका आंसर भी था। तो ये सीधे सीधे 4 क्वेश्चन थे। जैसे रिट में पूछा गया था, मैंडेमस जो रिट है आपका उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ मैंडेमस पूछा गया है। अमेंडमेंट आपसे पूछी गई है म्यूनिसिपैलिटीज के साथ, शेड्यूल पूछा गया है, या उसके अलावा फिर आपको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा पूछा गया। एक जीएसटी का क्वेश्चन भी था, बट इसको मैंने इकोनॉमी वाले सेक्शन में काउंट कर लिया, बिकॉज जीएसटी आप यहाँ पे समझ लो या वहां पे समझ लो, एक ही चीज है। जीएसटी को अप्लाई कब जो है इसको इंप्लीमेंट किया गया, जीएसटी सिस्टम को, जो सिंगल टैक्स रिजीम है। तो इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले पॉलिटी में। इकोनॉमिक्स में मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक ही क्वेश्चन था जो आपका था जीएसटी पे, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपको और भी वेरियस टॉपिक्स हैं, जैसे आपको बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या करता है, कब बना, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या है बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स क्या है, कितनी बार नेशनलाइजेशन हुई, अभी कितने बैंक हैं, बैंक्स के हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं, कौन से बैंक का कहाँ है। उसके अलावा जो आपके कुछ की टर्म्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है इकोनॉमी में, जैसे आपको देखने को मिलता है जीडीपी क्या है, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के बीच में डिफरेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली आपको पूछी जाती थी। एक क्वेश्चन इकोनॉमी का और था, यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। ये था आपका जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन यूटीआई की एस्टैब्लिशमेंट पूछा था या लोकेशन पूछी थी, एस्टैब्लिशमेंट पूछा था, इसको कब जो है एस्टैब्लिश किया गया था। तो बहुत सारे जो पीएसयूज हैं भारत के, वो कब एस्टैब्लिश करेंगे, कौन से 5 ईयर प्लान के अंडर करेंगे। 5 ईयर प्लान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी में, ठीक है। और उसके अलावा बेसिक टर्मिनोलॉजी इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, तो वो आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए। 2 क्वेश्चन थे इस पे, तो इसके लिए मैं कोई क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बताऊं,
आपको ब्रीफ में जो है सारी चीजें टच करनी है इकोनॉमी में, कि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे आरबीआई से पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है, आरबीआई, तो आरबीआई एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब दो ही क्वेश्चन आने तो आरबीआई तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आरबीआई से कुछ भी आ सकता है, कब बना, किसने बनाया, पहले गवर्नर कौन थे, अभी गवर्नर कौन है, एमपीआई क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है आरबीआई की। तो ये सारी इस तरह की चीजें जो है आपको यहाँ से करनी थी और करी भी होंगी आई सपोज आपने, एंड यही आपको पूछा गया था। जनरल साइंस का मैं बता चुका, एक क्वेश्चन था जो डिसीज पे बेस्ड था। फिर आ जाते हैं हिमाचल जीके पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था। जीएस में अगर हम बात करें तो इसके 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके कितने क्वेश्चन थे टोटल, देयर वर 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर देखें हम हिमाचल पे, तो हिमाचल को पढ़ने का फिर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक ही तरीका है कि आप जो है 100% कवर करें इसको। अब इसमें भी मैं आपको ऐसा नहीं कहूंगा कि हिमाचल का आप ये पढ़ लो, ये आ जाएगा, या यहाँ से आ सकता है वाली चीज नहीं करनी है। जब आपको पता है आपका पेपर इतने 5-6 साल में एक ही बार आता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके और अच्छे से मेहनत करके जब उस पेपर को दे रहे हो, इतना वेट आप लोगों ने किया है इतने साल, ठीक है, और अगला पेपर फिर हो सकता है इतना टाइम लग जाए, है ना, या उससे पहले आ जाए, या इतना टाइम लग जाए, इससे ज्यादा भी लग जाए, ठीक है। तो वी कैन नॉट अज्यूम दैट। तो इसलिए आपको पूरा ही करके जाना है एचपीजी के। तो एचपीजी के इतना बड़ा सब्जेक्ट है भी नहीं, आपको ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री आती है एचपी में, ठीक है, आपको कल्चर से क्वेश्चन आते हैं बड़े एचपी के, ठीक है, कल्चर से, ट्राइब से, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पूछा जाता है, टेम्पल्स कौन से कहाँ पे हैं, कौन सा टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल है, किसका एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है पूछा जाता है यहाँ पे और क्या है, हिमाचल में इकोनॉमी पूछ ली जाती है हिमाचल की, हिमाचल में एग्रीकल्चर कैसा है, हिमाचल में हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन, टी प्लांटेशन होती है हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल में फिशरीज, हिमाचल में एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, या हिमाचल में रेलवेज, ट्रांसपोर्ट, ये सारी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ से आ जाते हैं। और फिर कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स होते हैं बहुत सारे हिमाचल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको फर्स्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट हिमाचल के ये कौन थे, जैसे अभी हाल में एक जो डीजीपी थे, पहले डीजीपी, तो उनका देहांत हुआ, तो वैसे क्वेश्चन फर्स्ट डीजीपी, है ना, या फर्स्ट जो है आपके ये चीफ सेक्रेटरी कौन थे, फर्स्ट विधानसभा सेक्रेटरी कौन थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ से है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल की, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ से कवर करने हैं, और ये जो है आपको सारे अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज यहाँ से टोटल वेटेज जो थी वो 15 मार्क्स की थी। क्वेश्चन सीधे थे, लेक कौन सी कहाँ है, कौन सा पास कहाँ है, 2 क्वेश्चन यही थे। रिवर पे क्वेश्चन था, 5 मेजर रिवर्स हैं, उसकी थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आपको पढ़नी है। माउंटेन्स पे क्वेश्चन था, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, 3 माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें धौलाधार, पीर पंजाल, वो पढ़ना है। कौन कौन सी एरियाज आते हैं, कहाँ कहाँ पे वो लगती हैं, कहाँ कहाँ पे कौन सी रिवर किसको इंटरसेक्ट करती है, इसी तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको एचपीजीके से आने थे, और उसी तरह के आए भी थे, और ये जो है 15 थे। तो इसमें से मुझे लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो नहीं किया जा सकता था 15 क्वेश्चन में। आई डोंट थिंक, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे दूं तो आप लोग आई सपोज समझ ही जाओगे। जैसे पहले जुडिशियल कमिश्नर, मैंने बोला फर्स्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री जो है हमारी, ठीक है। असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज कांगड़ा में 15, हाईएस्ट, मंडी में 10, उसके बाद यही पूछा हुआ है, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। हाइड्रो पावर पे क्वेश्चन है, कोल डैम जो है कौन सी रिवर पे है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपको पूछा गया है डिक्की डोलमा, ठीक है, जो एवरेस्टर थी, यंगेस्ट एवरेस्टर, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। आपको लालूनी जोत पूछा गया है, ठीक है, पास कहाँ पे है। इंद्रासन पीक पूछा गया है, कहाँ पे है। गुरु गोबिंद सिंह मंडी कब आए, ये पूछा गया है। मूवमेंट्स हिस्ट्री में, ठीक है ना, फ्रीडम मूवमेंट्स, एग्रीरियन मूवमेंट्स, तो जुग्गा मूवमेंट पूछी गई है, सबको पता है आपको, बिलासपुर में, है ना। तो बिल्कुल इजी जो है इसका लेवल था पिछली बार, और इस बार भी आप अज्यूम करेंगे कि जो आपका पेपर है वो उतना इजी तो नहीं आएगा। ऑब्वियसली हर साल कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है, तो पहले जैसा तो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपको जो है क्या करना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, तो ये था आपका एचपीजीके के बाद अगर हम देखें तो ये 3 सेक्शंस थे, तो ये तो बड़ा जनरल से सेक्शन थे। सीडीपीआर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड सीडीपी इन टैट, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सीडीपी इतना मुश्किल आप लोगों को लगता होगा। सीडीपी के तो क्वेश्चन, जैसे आई हैव नेवर स्टडीड दिस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बट यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन मैंने देखे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको पिछले पेपर में पूछे गए थे। अब ऐसा नहीं है कि इस बार भी बेसिक पूछे जाएंगे, लेकिन आपको फिर भी सीडीपी जो है, जिस तरह से आपने टैट में भी आप पढ़ के जाते हैं, है ना, तो जो भी आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो आपने अपने पास रखे हुए हैं, उनको आपको फिर से बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। ऑलराइट, जैसे माइंड मैपिंग पूछा गया है, क्या होता है, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन किससे रिलेटेड है, ठीक है।
इन योर पॉइंट ऑफ व्यू एजुकेशन मस्ट बी मीनिंगफुल ओनली व्हेन, कि कब जो है मीनिंगफुल होती है, 4 ऑप्शंस, ठीक है। जनरल क्वेश्चंस ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बड़े थिंकर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पे जो थियरीज हैं उनसे क्वेश्चन है, नहीं। जनरल क्वेश्चन थे, सिचुएशनल क्वेश्चन थे, ठीक है, कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो क्या होगा, क्या जो है इम्पैक्ट होगा किसी एक्शन का टीचर के स्टूडेंट के, जो रिलेशनशिप है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, वो सारी बातें करी गई हैं। इंग्लिश का बेसिक ग्रामर पूछा गया है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक से डू इज डायरेक्टेड है 2-3 क्वेश्चन, और एक आपका जो है वो 4 क्वेश्चन तो टोटल है। एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। सेम इज द केस विद हिंदी, जो ग्रामर है हिंदी का भी जो व्याकरण है, बेसिक क्वेश्चन वहां से पूछे गए हैं। संधि विच्छेद पे क्वेश्चन है, देखिए समास का एक क्वेश्चन है, एक संधि विच्छेद का क्वेश्चन है, एक पर्यायवाची का क्वेश्चन है, एक मुहावरा है। तो सिंपल बिल्कुल बेसिक ग्रामर। तो आई डोंट थिंक ये आप लोगों के लिए डिफिकल्टी है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड टैट, आप लोगों ने ऑलरेडी टैट पास किया होता है। तो मैं उस तरह से आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस तरह से ये चीजें होती हैं। बेसिक ग्रामर आपने पढ़े हैं, ठीक है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी। फिर आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग का भी बड़ा छोटा सा सेक्शन था, 3 क्वेश्चन थे, इजीएस्ट सेक्शन, ठीक है ना। रीजनिंग में आपको अल्फाबेटिक सीरीज ABCD वाले क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन उस तरह के आए थे, वो भी प्रिपेयर करने हैं। न्यूमेरिक सीरीज जिसमें जैसे ऐसे ये आपने देखा होगा कि मिसिंग नंबर निकालो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे 92, इस तरह से, तो ये क्या है ना, इस तरह के क्वेश्चन। या आपको रीजनिंग में और क्या चीजें पूछी गई थी, 3 क्वेश्चन थे रीजनिंग के, और 3 की अगर हम 3 में से अगर हम बात करें तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो गया। एक आपको क्वेश्चन निकालना था ठीक है, ये जो आपका जिसमें जैसे 453 इसको किसी लेटर से लिखा हुआ है LCD, ठीक है, वैसा ही अगला नंबर है उसको लिखा हुआ है किसी दूसरे लेटर से। अब आई डोंट टीच रीजनिंग, बट ये मुझे भी आ जाता है ये कि किस तरह से करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों के लिए इतना बड़ा इशू है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन किस तरह से आए थे कि आसान क्वेश्चन थे, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो आपको उनमें रिजेम्बलेंस ढूंढनी होती है, ठीक है, कि किस लेटर को किस नंबर से डिनोट किया गया है, किस नंबर को किस लेटर से, उनके बीच में रिलेशन देखना होता है कि कॉमन चीज क्या है। फिर आपको जो आइडेंटिफाई करना होता है उसके साथ वो जो कॉम्बिनेशंस हैं वो यूज करने होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हैं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग भी एज सच कोई बहुत बड़ा सेक्शन नहीं है, तो इसलिए इस तरह की कोई बहुत बड़ी मुश्किल भी इसमें नहीं है कि आपको बड़ी दिक्कत जो है इसमें होने वाली है। करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो इसमें अगर मैं देखूं तो मैंने एक चीज देखी कि लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर। और उसमें भी कैसे, अपॉइंटमेंट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अपॉइंटमेंट के अलावा आपको अवार्ड्स, ठीक है ना, आपको स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, ठीक है, ऑब्यूटरी, ठीक है, उसके अलावा आपको जो है समिट्स, ठीक है, इस तरह के करंट अफेयर एंड न्यू इनिशिएटिव्स तो ये 4-5 चीजें हैं जो आपको करंट अफेयर वाले सेक्शन में पूछी गई थी। बाकी करंट अफेयर आप लोग जानते हैं करंट अफेयर कैसा होता है, ठीक है, आप ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ही इंट्रोडक्टरी चीज है आपके लिए, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप लोगों ने टैट दिया है, करंट अफेयर्स का आपको आइडिया है। तो ये सारे करंट अफेयर, बस ज्यादातर यही कंफ्यूजन रहती है कि कितने करंट अफेयर पढ़ने हैं। तो 6 महीने के करंट अफेयर इज मोर देन इनफ। 6 मंथ्स के आप पहले पढ़िए, अभी से करंट अफेयर पढ़ना शुरू करिए, रोज करंट अफेयर पढ़ेंगे, 6 महीने तक पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू रखिए उस चीज को। जब भी पेपर आता है लास्ट 6 महीने के रिवाइज करो, उससे पहले का भी आ जाता है, तो करंट अफेयर कंटिन्यूटी में पढ़ के जो है वो निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन, एंड दीज वर ऑल द सेक्शंस जो कि यहाँ पे आपको लास्ट पेपर में पूछे गए थे। एंड वी कैन होप दैट इस साल भी आपका जो पेपर आएगा इसी सारे सिलेबस पे और इन्हीं सेक्शंस पे बेस्ड रहेगा। किस सेक्शन को एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, उसके लिए जुड़े रहिए एचपी स्टडीज से। जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में आपको अलग अलग सोर्सेज और अलग अलग जो है मेथड्स टू डू ऑल दीज सब्जेक्ट्स वो किस तरह से होने हैं वो भी बताऊंगा। एक बार जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं अबाउट दिस लाइव बैच। एचपीटीजीटी कमीशन के लिए एचपी स्टडीज शुरू करने जा रहा है एक लाइव बैच, जो कि आपका शुरू होगा 8 अप्रैल 2025 से फॉर आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल तीनों स्ट्रीम्स के लिए। तो अगर आप चाहते हैं इस बैच के थ्रू तैयारी करना तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर दैट इज गिवन ऑन योर स्क्रीन, दिस इज 7814846248, और यू कैन गो टू द प्ले स्टोर और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप दैट इज निम्बस करियर्स ऐप। निम्बस करियर्स ऐप के थ्रू भी आप जो है डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इस कोर्स को। सो दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू टुडे, थैंक यू सो मच।